अगर हम लोगों ने पैसे नहीं दिए, ये हवेली किसी और की हो जाएगी। मैंने हवेली गिरवी नहीं रखी है। मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ। नीलामी में चौधरी खानदान की वो हवेली जिस पे उन्हें इतना नाज था, उसे हम खरीदेंगे। ये कंगन आपको बहुत पसंद थी ना? हाँ, लेकिन अपने पति की इज्जत से ज्यादा नहीं। एक औरत के लिए उसका असली जेवर तो उसका पति होता है। काश मेरे प्राण उनके काम आते। ये कुछ बचे हुए गहने थे, इन्हें मैं बटोर ले आई हूँ। ये जो कड़े रह गए हैं, इन्हें ये मेरे सुहाग के कड़े हैं। छोटी बहू, हमें माफ कर दो। तुम्हारे जेवर लेते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कैसी बातें कर रहे हैं? बंसी बता रहा था कि हवेली नीलामी के कगार पर है। अगर इन गहनों से हवेली नीलामी से बच जाती है तो इसमें हमारे लिए खुशी की ही बात है। और फिर एक औरत के लिए उसका गहना तो उसका सुहाग है। छोटी बहू, बंसी को बुला दो। बंसी, ए बंसी, बंसी। जी मालिक, ये गहने मछली बाबू को पहुंचा दो। बंसी, ले जा। कार सब मिलाकर मुश्किल से 60,000 ही हो पाए हैं, जबकि हमें 2 लाख की जरूरत है। चाचा, अगर इजाजत हो तो एक बात कहूँ। नहीं नन्हे, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सोचने दो। चाचा, मुझे एक मौका और दीजिए। आप यकीन कीजिए, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। नन्हे, अपनी गलतियों से तुम पहले ही हमें बहुत परेशान कर चुके हो। हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं, कम नहीं हुई हैं। एक आखिरी मौका। नहीं नन्हे, क्या हुआ? सरकार वो हवेली की दीवार सरकार गिर पड़ी। सरकार, कौन सी दीवार? वो जी तालाब के पीछे वाली जो दीवार है वो। कैसे गिर पड़ी बंसी? पता नहीं सरकार, मैं अभी अभी पिछवाड़े गया हुआ था तो जाकर देखा कि वो दीवार गिरी पड़ी हुई है।
अच्छा ठीक है तू जा, ये मसला इतनी फिक्र करने का नहीं है, इसे बाद में देखेंगे। नहीं नन्हे, इस मसले को तुमने संजीदगी से नहीं लिया है। हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे क्या हो रहा है उसे हम जानते हैं, लेकिन हवेली की टूटी हुई दीवार से बाहर के लोग भी जान जाएंगे। विदु सरकार, जी सरकार। हवेली की टूटी हुई दीवार की मरम्मत करवाओ। अगर मरम्मत ना हो सके तो उसे बनवाओ, पक्की ना सही कच्ची ही सही, मगर बनवाओ जरूर। जो हुक्म सरकार। बंसी, चिंता, ए बंसी, अरे कहाँ रह गए ये दोनों? जी छोटी बहू रानी। बंसी, मेरे सारे जेवरात कहाँ हैं? तुम दोनों के अलावा और ये बक्से कोई छूता भी नहीं है, खाली पड़े हुए। कहाँ गए सब? तू ऐसे क्यों देख रहा है? छोटी बहू रानी, आपको कुछ याद नहीं है? आप ही ने तो कल मुझे ये सारे जेवर एक पोटली में बांध के दिए कि मजले बाबू को ले जाके दे दे। हाँ शायद, हाँ सही कहता है, मुझे तो याद ही नहीं रहता। मैं शराब कैसे मंगाऊंगी? सारे पैसे जेवरात सब खत्म हो चुके हैं। सुन, कल जो मैंने कुछ पैसे अलग रखे हुए थे वो कहाँ है? छोटी बहू रानी, वो पैसे तो आपने यशोदा दुलाल के ऊपर में भोग चढ़ाने के लिए दिए थे। हाँ, वो जरा ले ले, मैं फिर कल वो लौटा दूंगी। नहीं छोटी बहू रानी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये भोग के पैसे हैं, इसे मत छुइए, मत छुइए। तू नहीं कर सकता ना, तो मैं ही लाती हूँ। आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशानी से कोई भी समस्या का हल नहीं निकालता। तुम ही बताओ चारू, फिर मैं क्या करूं? कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं ये हवेली ही छोड़कर चला जाऊं। इस हवेली की नजरें, यहाँ तक कि दरो दीवार मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, जबकि मैं जानता हूं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं भी तो जानती हूँ कि आपने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। ये तुम जानती हो, क्योंकि तुम मुझे समझती हो चारू, मगर मैं बाकी लोगों को कैसे समझाऊं? मेरा इस हवेली में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं एक बात बोलूं? क्या? अगर मजले चाचा को आप ये बात बताए और पिताजी से। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे पिताजी से जाकर बात करूं? हाँ वही, लेकिन क्या मजले चाचा मान जाएंगे? नहीं चारू, मंजले चाचा कभी नहीं मानेंगे। मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो टूट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। बल्कि ये वक्त अहम का नहीं है, ये वक्त है दिमाग लगाकर कोई फैसला करने का, इन मुश्किलों से बाहर निकलने का। मगर चारू, तुमने राय बहुत अच्छी दी है। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके देखता हूँ। अगर वो पैसे देने को राजी हो जाते हैं तो मजले चाचा को तो मैं मना लूंगा। अरे आइए आइए, बैठिए। आज मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मैं जानता हूं। हवेली गिरवी है। आपको कैसे पता?
आप बोल रहे हैं दामाद जी, मैंने अपनी बेटी उस हवेली में ब्याही है। हवेली के सुख दुख का पता रखना मेरा फर्ज है। तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि उस हवेली को छुड़ाने के लिए जानते हैं। आप उसी 2 लाख रुपए की उम्मीद लेकर के मेरे पास आए। जी हाँ, हवेली की इज्जत इस वक्त दांव पर है। बेटे, जब कारोबार में 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे तो मजले बाबू ने अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए मुझसे 2 लाख रुपए लेने से इनकार कर दिया था। जी मैं सब समय समय की बात है बेटे। उस वक्त मजले बाबू ने मुझसे रुपए लेने से इनकार कर दिया था और आज मैं उन्हें रुपए देने से इनकार करता हूं। जी तुम्हें नहीं, मजले बाबू। तो फिर आप वो पैसे मुझे दे दीजिए ना। बेटे, मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा और चारू का ही है, लेकिन ये तभी होगा जब तुम हवेली और हवेली के लोगों को छोड़कर अपनी पत्नी और बेटे के साथ मेरे यहां चले। ये आप क्या कह रहे हैं? बेटे, लोग मुझे बहुत बड़ा व्यापारी कहते हैं। कहते हैं कि मैं व्यापार में रिश्तों को भी नहीं छोड़ता हूं, रिश्तों को भी तौलता हूं। लेकिन अभी इस वक्त मैं जो भी कर रहा हूं अपने दामाद की भले की सोच कर रहा हूं। बड़ी माँ, मचले बाबू, छोटे बाबू, इन सब ने अपनी जिंदगी जी ली है। लेकिन बेटा, तुम्हें तो अपनी जिंदगी जीनी है, अपनी जिंदगी, अपने बेटे की जिंदगी। मगर उस हवेली में मेरी माँ भी है, मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? बेटे देखो, तुम्हारी माँ सिर्फ अब एक जगह ही जा सकती है और वो जगह है कोई भी तीर्थ स्थान। हरिद्वार हो सकता है, काशी हो सकता है, और उन्हें मैं भेजूंगा। देखो बेटा, अभी तुम्हें ये बातें बुरी लग सकती हैं क्योंकि इस वक्त तुम रिश्तों में उलझे हुए हो। इससे निकलकर जब हकीकत की जिंदगी में ये सब सोचोगे ना, तो मेरी कही बातें ही तुम्हें बिल्कुल ठीक लगेगी। हमें पता था कि नन्हे बाबू हाबुलत के पास पैसा मांगने जाएंगे और यह भी पता था कि हाबुलत उसे पैसा नहीं देगा। अब देखते हैं कि ये हवेली को नीलाम होने से कब तक बचा सकते हैं। कल जबा की शादी है। सुबह बाबू, जबा, सबको मेरा इंतजार होगा। छोटी बहू को देखने का भी बहुत मन हो रहा है। जबा को भी आखिरी बार देख लूंगा। ओवर बाबू, आपको शर्मा जी बुला रहे हैं। आपने मुझे बुलाया? अरे आइए भूतनाथ जी, आप कलकत्ता जाना चाहते थे ना? जी। अगले हफ्ते आप जा सकते हैं। अगले हफ्ते? शर्मा जी, इस हफ्ते नहीं हो सकता, मतलब आजकल में। कैसे हो सकता है? आप तो देख ही रहे हैं काम कितना पड़ा हुआ है। अकेला? अरे वो ईट बाली वाली का क्या हुआ? ईट वाले ने ईट नहीं भिजवाई, बाली वाला बाली नहीं भिजवाया। तुम काम देखते नहीं हो क्या? मैं अभी खबर भिजवा तो जाओ अभी जाके। जी सर। काम करने का। हाँ, अरे 2-4 दिन की तो बात है, 2-4 दिन में काम भी आगे बढ़ जाएगा। 2-4 दिन क्या, 10 दिन तक रह के आइए। क्यों? मैं चलूं? हाँ। बाबा रे बाबा,
छोटी बहू ने तो शराब में हवेली के मर्दों तक को पीछे छोड़ दिया है। और तो और नन्हे बाबू, मजले बाबू, छोटे बाबू सब ने शराब पीना छोड़ दिया, मगर छोटी बहू तो जैसे सबके बदले की पी रही है। हाँ, ये सच है। अब इस हवेली में कुछ नहीं रखा, इसकी सारी दीवारें खोखली हो चुकी है। अब यहाँ रहकर अपना बुढ़ापा खराब करना है। सोच रही हूँ कि गांव चली जाऊं, बची कुछ जिंदगी वहीं काटूं। ठीक कहती हो दीदी, जब हवेली के साहब लोग का समय खराब है तो हमारा समय तो खराब होना ही है ना दीदी। मैं कुछ दिन और देखूंगी, फिर खुद ही किनारा हो जाऊंगी। क्या हुआ? अदालत गया था चाचा। हाँ, तो वहां क्या हुआ? काफी लोगों से मिला, वकील से भी बात हुई, मगर सबका कहना यही है कि हमें हर महीने ब्याज भरना पड़ेगा। जज साहब से मिले? जज से भी मिला, वो भी यही कह रहा है कि ब्याज तो देना ही पड़ेगा। 6 महीने की मोहलत है, अगर हमने ब्याज नहीं दिया तो हवेली छिन जाएगी। कहाँ से दोगे ब्याज? चाचा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहाँ से करेंगे? कहाँ से कुछ ना कुछ करेंगे? इस लायक रखा है तुमने हमें? बगैर देखे, बगैर जाने, बगैर पढ़े तूने दस्तखत कर दिए। इतना भी नहीं सोचा कि उसमें क्या लिखा है। अब भुगतो। चाचा मगर मैंने क्या कहना चाहते हो तुम? अब अगर ब्याज नहीं दे पाए वो अलग परेशानी, और उसके बाद 6 महीने के बाद क्या होगा? हवेली छिन जाएगी, उसके बाद कहां रहेंगे हम? हमारी इज्जत कहां जाएगी? ये सोचा तुमने? बेवकूफी की हद होती है। अब मुंह लटकाए खड़े क्यों हो? जाओ यहां से। जाके वो रूप ठाकुर और भैरव बाबू को खबर करो कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। बचपना, सिर्फ बचपना, कोई समझदारी नहीं। पिताजी से जाकर मैं बात करती हूँ। अरे नहीं, कोई फायदा नहीं। चारू, तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि मैं हवेली छोड़कर तुम्हें और अपने बेटे को लेकर उनके घर जाकर रहूं। तो आपने उन्हें बताया नहीं कि आप अपनी माँ से इतने दूर नहीं रह पाएंगे? मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ अपनी उम्र अब जी चुकी हैं, मगर तुम्हें तो अपने बेटे और अपने भविष्य के बारे में कुछ सोचना चाहिए। पता है, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी माँ को तो अपनी बाकी उम्र अब हरिद्वार या काशी में भगवान की सेवा में गुजारनी चाहिए। पिताजी ने ऐसा कहा? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। शायद उन्होंने गलत भी तो नहीं कहा। पहले मैं शायद नहीं सोचता था, मगर अब मेरा बेटा है, उसके भविष्य के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। चारू, मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा हूं जहां एक तरफ मेरी माँ है और दूसरी तरफ मेरे बेटे का भविष्य है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। याद है आपको जब नन्हे पैदा हुआ था तो कितने खुश थे आप?